बच्चों, स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आप 10th क्लास से प्रमोट होकर 11th क्लास में प्रवेश ले चुके हैं और बच्चों 11th क्लास में मैं आपको विषय चित्रकला पढ़ा रहा हूँ। विषय चित्रकला के विषय में आप अभी जानते नहीं होंगे कि यह विषय किस प्रकार का होता है, इसमें चित्रण कैसे किया जाता है, इसमें चित्र ही बनाए जाते हैं या कुछ पढ़ना भी पड़ता है हमें। तो मैं फर्स्ट अध्याय शुरू करने से पूर्व आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इसमें क्या क्या किया जाता है। चित्रकला विषय के अंदर आपको चित्रकला के इतिहास के विषय में पढ़ना होता है और चित्र प्रैक्टिकल में अपन को चित्र भी बनाने पड़ते हैं। तो चित्रकला इतिहास क्या है, इसके बारे में बताऊं मैं आपको कि चित्रकला का इतिहास मनुष्य के जन्म से शुरू होता है कि इस धरती पर जब मनुष्य जीव ने जन्म लिया उसी समय से कला का विकास हो गया था या कला का जन्म हो गया था। और इतिहास इस तरह का बताता है कि यदि उस मनुष्य के साथ कला जन्म नहीं लेती तो शायद वो मनुष्य जीवन समाप्त हो जाता। और यूं भी बताता है कि यदि कला को मनुष्य नहीं मिलता या मनुष्य जीवन नहीं मिलता, साथ कला के साथ मनुष्य जीवन साथ नहीं मिलता या कला समाज नहीं मिलता, तो शायद कला समाप्त हो जाती। तो समझने की दृष्टि से हम ये समझ सकते हैं कि ये मनुष्य के जीवन के पहिया है जिसने मनुष्य जीवन को आगे बढ़ाया है। क्योंकि कला मनुष्य के हर पहलू से जुड़ी हुई है। क्योंकि कहा जाता है कला विहीन मनुष्य एक पूंछ विहीन पशु के समान होता है। इतिहास में बताया जाता है या कला में बताया जाता है कि कला ही जीवन है। बताया जाता है कि जीवन जीना ही कला है। बताया जाता है कि हर मनुष्य कलाकार है। लेकिन अभी आप 10th से 11th में आए हो, आपको समझ नहीं पा रहे होंगे कि जीवन जीना ही कला कैसे है या कला ही जीवन कैसे है। मैं ये कह सकता हूँ कि कला ही जीवन है। कला के बिना व्यक्ति जीवन नहीं जी सकता। कला के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। और वैसे कला मनुष्य की ही एक सृजन शक्ति है, क्योंकि इसकी परिभाषा में भी आता है कि कला मानव मस्तिष्क का ऐसा सृजन है जिसे देखने और सुनने पर आनंद की अनुभूति होती है तथा वह मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी होती है, उसे कला कहते हैं। कहा जाता है मनुष्य के रहने में भी कला होती है
बैठने में भी कला होती है, सोने में भी कला होती है, चलने में भी कला होती है, बोलने में भी कला होती है, खाने में भी कला होती है, हंसने में भी कला होती है, हर चीज़ के अंदर कला होती है। लेकिन अब यूँ कहोगे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है कि सब हंसने में कला किस प्रकार है, रोने में कला किस प्रकार है? तो देखिए, अपने एक ग्रामीण वातावरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं कि हंसने में भी कला कैसे होती है। कि हंसने पर भी व्यक्ति की हंसी, जो मुस्कुराहट होती है, वो दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर लेती है। और वो दूसरा व्यक्ति जब उसकी हंसी को देखता है तो मन में करता है, क्या हंसी है इसकी, क्या मुस्कान है इसकी। जिसमें यदि अपन देखें तो विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग है एक मोनालिसा। उस मोनालिसा की प्रसिद्धि की शायद विशेषताओं में एक विशेषता यह भी है कि उसके चेहरे पर उसकी जो मुस्कान है, वो मुस्कान के विषय में कहते हैं कि उसके चेहरे पर जैसी मुस्कान आई है वैसी मुस्कान अब तक किसी के चित्र पर नहीं आ पाई। तो निश्चित है फिर कि हंसने में भी कला होती है। बहुत से इस प्रकार हंसते हैं कि उनकी हंसी को सुनकर पड़ोस वाले उठकर आते हैं कि क्या हो गया इसमें, या घर में क्या, या कमरे में क्या हो गया। इस तरह से हंसते हैं। जैसे यूँ कह सकते हैं अपनी देसी भाषा में कि फुहड़पन से हंसना। ऐसे रोने में भी कला होती है। अब भाई इसमें कुछ तो ऐसे होते हैं कि जब रोते हैं तो वो रोने में भी इस तरह का लगता है या रो रहे हैं या हंस रहा है। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो जब रोते हैं तो आसपास के लोग समाचार लेने आ जाते हैं कि क्या हो गया इनके घर में, कितने आदमी, क्या हो गया। इस तरह से कहते हैं कि हंसने में भी, चलने में भी कला है। काफ़ी लोग इस तरह से उनकी स्टाइल होती है कि वो है नहीं कुछ भी, लेकिन लगते हैं वो बहुत अच्छे। इस तरह से चलने में भी कला होती है, रहने में भी, खाने में भी, पीने में भी, सोने में भी कला होती है। तो हर चीज़ से, हर क्रियाकलाप से कला जुड़ी हुई होती है। इसलिए मनुष्य बिना कला के रह ही नहीं सकता। और यदि वो कोई सृजन करता है तो निश्चित है वो अपने जीवन को सुखी और समृद्धशाली कला के द्वारा ही बना सकता है। तो वैसे आपको बताया जाए कि कला क्या है, तो कला को वैसे अंग्रेजी में अपन आर्ट कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आर्ट कहते हैं। और कला शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत के कल धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रेरित करना, निर्माण करना या नया करना होता है। उसे कला कहते हैं। कला की परिभाषा के विषय में वैसे अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं। कला, कोई तो कहता है कि, कोई कलाकार कहता है कि सृजन करना ही कला है, नया करना ही कला है, जीवन जीना ही कला है। लेकिन अपन निष्कर्ष तौर पर मैंने अभी तुमको एक परिभाषा देके बताई कि कला मानव मस्तिष्क का एक ऐसा सृजन होता है जिसे देखने व सुनने पर आनंद की अनुभूति कराता है तथा मनुष्य जीवन के लिए कल्याणकारी होता है, उसे कला कहते हैं। कला का वैसे जन्म के विषय में अपन पढ़ें तो कला का जन्म कैसे हुआ, तो उस कला के जन्म के विषय में यदि हम पढ़ें तो सबसे फर्स्ट में NCERT सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका जो प्रथम अध्याय आएगा, उस प्रथम अध्याय का नाम आएगा प्रागैतिहासिक काल। उस प्रागैतिहासिक काल में इस कला के जन्म के विषय में बता रखा है किस प्रकार जन्म हुआ। प्रागैतिहासिक काल का तात्पर्य है जिसका कोई इतिहास प्राप्त नहीं, उस काल को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। अर्थात जिसका कोई काल क्रम निर्धारित नहीं, ऐसे काल को कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का शाब्दिक अर्थ होता है प्राग प्लस इतिहास। प्राग यानी पहले और इतिहास यानी इतिहास, अर्थात इतिहास से पहले का काल। तो यह उस समय का काल है जिस समय मनुष्य जीवन ने या मनुष्य जीव ने, मनुष्य ने पृथ्वी पर जन्म लिया और जन्म लेने के बाद उसने अपनी असहाय स्थितियों को देखा और असहाय स्थितियों में देखा कि भयंकर प्राकृतिक आपदाएं थी, जिनमें जैसे तूफान आना, ओलावृष्टि होना, भयंकर तेज गर्मी पड़ना, इस तरह की उसके सामने समस्याएं थी। उस समस्याओं में
उसने अपने जीवन को कैसे सुरक्षित रखा और कैसे सुरक्षित रखने में उसने जो आयाम अपनाए थे उसे कला कह दिया गया। उसे क्या कह दिया गया? कला कह दिया गया। वैसे कला के उत्पत्ति के संबंध में और बहुत सारे इस तरह के एग्जाम्पल आपको पुराणों में, साहित्यों में, वेदों में, महाकाव्यों में पढ़ने को मिलेंगे, जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण और चित्रसूत्र, सम्रांगण सूत्र, इस तरह के ग्रंथ हैं। उन ये पुराणों में इस तरह की व्याख्या मिलेगी आपको चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे रामायण है, महाभारत है, इनमें भी आपको एग्जाम्पल मिलेंगे इस तरह के कि चित्रकला की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे महाभारत काल का या महाभारत का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि महाभारत में कहा गया है, बताया गया है कि वो भगवान श्री कृष्ण के पोता का नाम था अनिरुद्ध। वो अनिरुद्ध से पहले किसी राजा की एक राजकुमारी थी और उस राजकुमारी का नाम था उषा। वो उषा नाम की राजकुमारी के विषय में बताया गया है कि वो उषा नाम की राजकुमारी एक बार अपने शयन कक्ष में सोई हुई थी और जब वो शयन कक्ष में सोई हुई थी तो उसे सपना आया और उस सपने में उसे एक सुंदर राजकुमार दिखाई दिया और उस सुंदर राजकुमार से उसने सपने में एक विवाह रचा लिया और विवाह रचाने के बाद उस सुंदर राजकुमार के साथ अपना वैवाहिक जीवन जीना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उस उषा नाम की राजकुमारी का सपना टूटा तो सपना टूटने के बाद नींद से उठने पर उसे पता चला कि उसके शयन कक्ष में तो कोई भी राजकुमार नहीं है। तो वो समय सतयुग का था। उस राजकुमारी ने इस तरह के वातावरण को देखा तो देखने के बाद उसके मन में ऐसे किया कि मैं तो मार्ग से विचलित हो गई, पथ से भ्रमित हो गई, पथ से विचलित हो गई, मुझे तो अब जीवन जीने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि मैंने सपने में किसी राजकुमार से विवाह कर लिया और उसके साथ मैंने वैवाहिक जीवन जी लिया, तो मैं किसी राजकुमार के लायक रही नहीं। उसने इस बात को जब सोचा तो सोचने पर उसने क्या किया कि राज दरबार को छोड़ने का निर्णय ले लिया और राज दरबार को छोड़कर वो निकल गई और एक साधु या तपस्या करने निकल गई। जब तपस्या करने के लिए निकली तो राज दरबार में इस बात का पता चला कि राजकुमारी नहीं है, तो राजकुमारी की तलाशी की गई। तलाशी के लिए आदेश दे दिया गया राजा के द्वारा कि जिस भी हाल में जहाँ भी कहीं हो राजकुमारी को राज दरबार में उपस्थित कर दिया जाए। लेकिन राजकुमारी कोई तपस्या के लिए किसी जंगल में चली गई। पता चला कि राजकुमारी किसी जंगल में है। राजकुमारी से राज दरबार के लोगों ने पूछा कि भाई राजकुमारी आप इस तरह से और जंगल में क्यों? तो राजकुमारी ने उन्हें किसी तरह की कोई पीड़ा नहीं बताई और राजकुमारी से ज़्यादा कहने पर उन राज दरबार के लोगों से उसने कहा कि बोलो जाओ तुम राज दरबार में और जाकर मेरी सखी को यहाँ भेज देना, मेरी एक दो सखियाँ भेज देना। यदि मेरी बात के विषय में आप जानना चाहते हो तो मैं मेरी सखियों को बता दूंगी। तो राज दरबार में इस बात का पता चला कि राजकुमारी वहाँ है और वह अपनी सखियों को अपनी बात बताएगी वो किस बात से नाराज होकर राज दरबार छोड़ कर गई है। तो राजा ने ऐसा ही किया, उसकी कुछ राजकुमारियों को या सखियों को उसके पास भेज दिया। उनमें एक सखी का नाम यूँ बताया गया है कि चित्रलेखा था और वो चित्रलेखा चित्र बनाना जानती थी। जब वो चित्रलेखा नाम की राजकुमारी उसकी सखी उसके पास पहुंची तो उस राजकुमारी से पूछा कि हे राजकुमारी मुझे बता तू किस प्रकार की पीड़ा है तुझे जो तू राज दरबार राजमहल को छोड़कर इस भयंकर जंगल में आ गई है। तो उसने अपनी सखी से कहा बोलो सखी मैं तेरे को तो मेरी बात बता सकती हूँ लेकिन मैं अन्य किसी को नहीं बता सकती। बोलो बताओ क्या है? बोलो भाई देख सकी मैंने इस तरह से सपने में एक राजकुमार देख लिया
और मैंने उसके साथ जीवन जीना शुरू कर दिया और मैं सपने में उसके साथ जीवन जी चुकी। मैं किसी राजकुमार के योग्य रही नहीं, तो बताओ मुझे जीने का अधिकार कहाँ है। तो यूँ बताया गया है उसमें कि राजकुमारी चित्रलेखा या उसकी सखी चित्रलेखा ने उससे वचन देकर ये कहा कि राजकुमारी, यदि तेरे सपने में देखा हुआ राजकुमार यदि तुझे मिल जाता है तो क्या तू राज दरबार चल सकती है। तो राजकुमारी ने भी वचन दे दिया कि अगर ये राजकुमार मिल जाता है तो मैं जीवन जीने के हकदार हूँ, अन्यथा नहीं। तो बोलो ठीक है। उसने वचनबद्ध होकर अपनी सखी को वहाँ दरबार में ले आई और उषा नाम की राजकुमारी को उस चित्रलेखा राजकुमारी ने अलग एक कमरे में ले लिया और एक कमरे में लेकर उस राजकुमारी से पूछने लगी कि राजकुमारी, तूने मुझे ये बता, जो राजकुमार देखा सपने में वो किस प्रकार का था। तो वो चित्रलेखा राजकुमारी उसको देख उससे सुनती गई और सुनने के साथ साथ वो अपने चित्र को बनाती गई और चित्र बनाने के बाद जब उषा नाम की राजकुमारी को उस चित्र को दिखाया तो दिखाने के बाद उषा नाम की राजकुमारी उसे देखकर कह सकी थी कि यही राजकुमार है, ये कह दिया। ये कहने पर उस चित्र को लिया और राजा को कहा कि राजन, हमें इस तरह का राजकुमार चाहिए। कहते हैं उस समय राजाओं के पास इस प्रकार के जो विवाह संबंधी कार्य करते थे उन लोगों में पंडित लोग थे। तो किसी पंडित को बुलाया और पंडित जी से कहा, बोलो पंडित, ये राजकुमार किस वंश में हो सकता है। तो पंडित ने उस राजकुमार के वर्ण को देखकर, चित्र के वर्ण को देखकर कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण का पोता है। तो भगवान श्री कृष्ण के पोता को, मतलब उसके जो पोते थे उनको लाया गया और उसके साथ विवाह किया गया। तो यहाँ यूँ कहा जाता है कि चित्रकला का यह उत्पत्ति यहीं से इस प्रकार हुई। इसके अलावा चित्रलक्षणा नाम का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में बताया गया है कि नग्नजीत और भयजीत नाम के दो राजा थे। उनके विषय में बताया कि एक बार नग्नजीत नाम के राजा ने किसी राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली थी और एक बताया कि नर और नारायण नाम के दो ऋषि थे जो केदारनाथ और बद्रिकानाथ आश्रम में तपस्या किया करते थे। उनकी तपस्या से भगवान इंद्र का इंद्रासन हिल गया, तो उनकी तपस्या को भ्रमित करने के लिए या डिगाने के लिए वहाँ पर इंद्र ने काम नाम की एक सेना भेजी और उस सेना ने आकर वहाँ पर भयंकर आतंक मचाया। लेकिन वो कहते हैं कि वो नर और नारायण नाम के ऋषि उनके आतंक से आतंकित नहीं हुए। वहाँ से सुंदर अप्सराएं भी आई थी, उन सुंदर अप्सराओं की यौवनता से भी वो भ्रमित नहीं हुए। और नारायण नाम के ऋषि ने, यूँ कहते हैं कि वहाँ पर एक आम वृक्ष था, उस आम वृक्ष के फल से आम रस लिया और एक सुंदर अप्सरा का चित्र फर्श पर कर दिया। उस फर्श पर देखकर इंद्रलोक की अप्सराएं उससे शर्मा कर उस चित्र से और वो चली गई थी। और नारायण नाम के ऋषि ने इस चित्रकला को आगे बढ़ाने के लिए जैसे भगवान विश्वकर्मा को इसे भेंट में दिया। इस प्रकार चित्रकला उत्पत्ति के विषय में बहुत सारे ग्रंथों में बताया गया है, महाकाव्यों में बताया गया है। लेकिन अपन जो NCERT सिलेबस अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो अपन पढ़ते हैं पहला अध्याय प्रागैतिहासिक काल। मैं आपको प्रागैतिहासिक काल के विषय में थोड़ा सा बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है प्राग प्लस इतिहास। प्राग यानी पहले और इतिहास यानी इतिहास, अर्थात इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। अर्थात जिस समय पृथ्वी पर मनुष्य ने जन्म लिया तो जन्म लेने के बाद उसने अपने शरीर को सर्दी, गर्मी, वर्षा, ताप आदि से बचाने के लिए सर्वप्रथम गुफाओं की शरण ली थी। और जब गुफाओं की शरण ली तो गुफाओं को उसने देखा कि वो ठंडी थी और अंधेरी थी। उनको गर्म व प्रकाशित करने के लिए उसने आग का आविष्कार कर लिया और आग का आविष्कार करने के बाद अपने जो रहने के स्थान था, जो गुफाएं थी, उन गुफाओं को अलंकृत करने के लिए या अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जो सर्वप्रथम जिसका सहयोग लिया वह चित्रकला थी। उसने उन दीवारों पर नुकीले पत्थरों के द्वारा आड़ी टेढ़ी रेखाएं खरोंच कर कला का निर्माण किया था, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया था। तो वहाँ से हमारा चित्रकला का इतिहास प्रारंभ होता है। जैसे मैं अभी बता दूं कि प्रागैतिहासिक काल का उस समय का मनुष्य इस तरह का था कि उसे कोई ज्ञान नहीं था, असभ्य था, जंगली जीवन जीता था, कच्चा मांस खाता था। लेकिन उस समय में उसने फिर भी अपनी इन भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए उसने आड़ी टेढ़ी रेखाओं को खींचा। उन आड़ी टेढ़ी रेखाओं में आपको एग्जाम्पल तौर बता रहा हूँ, आगे अपन इसको आगे पढ़ेंगे तो आपको
थोड़ा सा लिख लेना है, बेसिक जानकारी में आपको मतलब पढ़ना है। फर्स्ट में स्टार्टिंग क्लास में आपको यही पढ़ना है कि जैसे कला को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आर्ट कहते हैं। कला की परिभाषा क्या है? कला मानव मस्तिष्क का ऐसा सृजन है जिसे देखने व सुनने पर आनंद की अनुभूति होती है और वह मनुष्य जीवन को कल्याणकारी बनाती है, वह कला कहलाती है, हैं। इसके बाद आपको प्रागैतिहासिक की, जैसे प्रागैतिहासिक शब्द का अर्थ लिखना है। प्राग प्लस इतिहास, प्राग यानी पहले, इतिहास यानी इतिहास, अर्थात इतिहास से पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा गया। इस समय मनुष्य किस तरह का जीवन जीता था? जंगली जीवन जीता था, कच्चा मांस खाता था। उसने अपने शरीर को सर्दी गर्मी वर्षा आदि से बचाने के लिए सर्वप्रथम जो शरण ली, वो शरण में उसने गुफाओं की शरण ली। गुफाओं को प्रकाशित व गर्म करने के लिए उसने क्या किया? आग का आविष्कार किया। और उन्हें अलंकृत करने के लिए किसका सहयोग लिया? चित्रों का सहयोग लिया। आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींची। उसने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए क्या किया? आड़ी टेढ़ी रेखाएं खींची या चित्रों का सहयोग किया, हैं। इस प्रकार के अपन प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। तो प्रागैतिहासिक काल को आज से अपन शुरू कर रहे हैं इस तरह का। तो आपको प्रागैतिहासिक काल के विषय में बता दूं किस प्रकार के उसने चित्रांकन किया, आड़ी टेढ़ी रेखाएं कैसे खींची। उसके चित्रों में गोलाई गहराई छाया प्रकाश यथार्थता नहीं थी। देखो जैसे इस प्रकार के चित्र बनाए, इनमें ना कोई गोलाई है, ना गहराई है, ना ही छाया प्रकाश है। एक ही रंग के द्वारा बनाए गए और छोटे बच्चों की तरह बनाए गए। क्योंकि अब पर अगर इन चित्रों को देखकर जैसे अनुमान लगाएं कि ये क्या चित्र हैं, लेकिन अगर इस बात का अनुमान लगाएं कि उस समय की अवस्था उस आदमी की कैसी थी, क्योंकि उस समय का आदमी कैसा था? जंगली था, असभ्य था, और मतलब यहाँ पर पृथ्वी पर उसने जन्म ही लिया था। और जन्म लेने के बाद यदि इस तरह के उसने अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए या अपने आप को जादू टोना टोट के अंधविश्वास में बांधकर सुरक्षित रखने की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, मतलब अपने रहने के जो कक्ष था उस कक्ष को अलंकृत करने की दृष्टि से यदि ऐसे भी चित्र बनाए, तो उस समय के चित्रों के आधार पर उसके इतिहास को, उसके विकास को हम समझ सकते हैं। तो इस तरह के उन्होंने चित्रांकन कार्य किया। उसने जो रंग लिए थे उन रंगों में भी प्राकृतिक रंगों को लिया था, खनिज रंगों को लिया, जैसे गेरू का, काले के लिए कोयले का, खड़िया के लिए, सफ़ेद के लिए खड़िया मिट्टी आदि का प्रयोग किया। उस समय के जो चित्र बने थे उन चित्रों में अधिकतर देखिए जंगली जानवरों के चित्र बनाए गए थे। आदमियों को ज्यामितीय रूप में बनाया गया था, जैसे आयताकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार, इस तरह की आकृतियों के रूप में बनाया गया था। ऐसे हैं ये गुफाओं के चित्र बने हैं इस प्रकार। जैसे पशुओं के चित्र, इनमें पशुओं, अधिकतर पशुओं के आखेट के चित्र बनाए गए थे, क्योंकि उस समय के व्यक्ति के पास ना खेती करने का कोई कार्य था, न बोलने के लिए भाषा थी, न लिखने के लिए उसके पास कोई लिपि थी। तो ऐसे समय पर उसके सामने सिर्फ दो ही कार्य था, एक तो उदर पूर्ति करना और आखेट करना, यही उसका कार्य था। तो उसने जो चित्रांकन का विषय बनाया सबसे पहले वो विषय आखेट का ही बनाया, शिकार का बनाया। अर्थात उस समय जो देखे पशु थे उन पशुओं को चित्रित किया था। इस समय के जो मनुष्य ने चित्रण किया था, उस चित्रण करने के पीछे मनुष्य के तीन उद्देश्य थे। अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने का उद्देश्य, और अपने जादू टोने टोट के अंधविश्वास की दृष्टि से उसने कला का, और अपनी मतलब आंतरिक भावाभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से, और अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने के उद्देश्य से उसने कला का निर्माण किया। लेकिन उस समय जो कला का निर्माण कार्य किया था, वो निर्माण कार्य के लिए उसने चित्रण धरातल के रूप में जो प्रयोग किया था, वो उसने सबसे पहले किसका लिया? दीवारों का प्रयोग किया था। तो आज इतना ही, फिर आगे अपन अगले वीडियो में आपको बताएंगे प्रागैतिहासिक काल में किस तरह का चित्रांकन कार्य किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छी बात है कि आप ऐसे विषय में प्रवेश लें।